हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किस विषय पर बात करेंगे वह है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, और उसे मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है उसकी वित्तीय व्यवस्था यानी फाइनेंशियल सिस्टम का मजबूत होना। तो यह वित्तीय व्यवस्था है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? यह वह प्रणाली है जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच फंड्स का मैकेनिज्म बनाती है। The economy system of a country consists of two segments, यानी कि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो दो सेगमेंट्स को मिलकर बनी है। पीपल विथ सरप्लस फंड्स एंड पीपल विथ डेफिसिट फंड्स, वो लोग जिनके पास फंड्स की आधिक्य है और वो लोग जिनके पास फंड्स की कमी है, यानी कि उन्हें फंड्स की ज़रूरत है। The individuals with deficit money will have to arrange money and the people with surplus money willing to invest so that they can yield return on it. लोग क्या चाहते हैं? जिन व्यक्तियों के पास धन की कमी है वो चाहते हैं कि उन्हें धन की प्राप्ति हो अपने कार्यों के पूरा करने के लिए, और जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं वे ये चाहते हैं कि वे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। सो the financial system provides the link between lenders and borrowers so that the money may flow from surplus funds to deficit funds. तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? ये एक लिंक बनाता है इनके बीच में, लैंडर्स के बीच में जो अपना धन दूसरों को देंगे और बोरर्स के बीच में जो दूसरों से धन लेंगे, ताकि जो भी सरप्लस फंड्स हैं वो सही समय पर सही रूप से उन व्यक्तियों तक, उन ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच जाए जहां पर उनके धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? यह उन संस्थाओं का एक समूह है जो फाइनेंशियल सरप्लस को उन व्यक्तियों और संस्थाओं से एकत्रित करती है और जिनके पास सरप्लस फंड है उन्हें ट्रांसफ़र करती है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। सो इस प्रकार it provides the link between the lenders and borrowers. So a financial system कैसे उसको बनाया जाता है, किस तरह से बनता है, ये आपने देखना है। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जिनको हम फाइनेंशियल असेट्स भी बोलते हैं। ये एक सिस्टम इन सब का अरेंजमेंट है जिससे कि फाइनेंशियल सरप्लस को मोबिलाइज किया जा सकता है। कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसे, कहाँ मोबिलाइज किया जाता है? टू द डेफिसिट स्पेंडर्स, जो उन्हें खर्चना चाहते हैं और जिनके पास धन की कमी है। तो फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लस इज मोबिलाइज्ड फ्रॉम सरप्लस units and transfer to the deficit spenders. Now we have a look on definition of financial system. जो definitions given हैं उनके बारे में हम एक बार उन्हें देखेंगे। The financial system is defined as the composition of different financial institutions, markets, regulators, transactions, analytic agencies and फंड मैनेजर। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ये कैसे डिफाइन किया गया है? ये कॉम्पोजिशन है, ये किससे मिलकर बना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मार्केट से, रेगुलेटर्स से, ट्रांजैक्शंस जो कि व्यवहार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, एनालिटिक एजेंसीज से और फंड मैनेजर से। इसी प्रकार से एक डेफिनेशन शशि के गुप्ता जी ने भी दी है। फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ सेट ऑफ subsystems of financial instruments, financial markets, financial intermediaries and services which help in formation of
capital and provide a mechanism by which savings are transferred into investment. क्या मतलब है इसका? फाइनेंशियल सिस्टम किससे मिलकर बना है? एक सेट है, किनका सेट है? सब सिस्टम है जिसमें बहुत से और सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं। वो सब सिस्टम्स कौन से हैं? वो हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एंड सर्विसेज। वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं? कैपिटल को फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैपिटल को जहाँ रिक्वायर्ड है उसे पूंजी का निर्माण कर रहे हैं और एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नाउ वी कवर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का क्या नेचर है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से क्या क्या विशेषताएं उसमें शामिल की गई हैं। नंबर 1, इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ऐसा एक सेटअप प्रोवाइड करता है जिससे कि जो भी सरप्लस फंड है वो किसको मिल जाते हैं? इन्वेस्टर को, यानी कि जिसे उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से एक फाइनेंशियल सिस्टम फ्लो करता है फंड का फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। नंबर 2, इट डील्स इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फंड्स। ये दोनों तरह के फंड्स में काम करता है। जिसे थोड़े समय के लिए पूंजी की आवश्यकता या धन की आवश्यकता है उसे थोड़े समय के लिए धन प्रोवाइड करता है। जिसे लंबे समय के लिए धन की आवश्यकता है उन्हें लंबे समय के लिए धन प्रोवाइड करता है। ये फंड का ट्रांसफ़र है फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट, जहाँ पर आधिक्य है फंड्स का और जहाँ पर कमी है फंड्स की तो आधिक्य से कमी की ओर फंड्स को फ्लोट कर देता है। नंबर 3 इज़ वेरियस पार्टिसिपेंट्स। फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जिनकी सहायता से इस फंड को, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और फाइनेंस को इन्वेस्ट करने में हेल्प की जाती है और कैपिटल फॉर्मेशन की जाती है। ये कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? बैंक्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंडिविजुअल्स, सर्विसेज, कॉरपोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये सभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, या बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो ये सभी मिलकर फंड्स को ट्रांसफ़र करने में और कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत सारी बॉडीज़ काम करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? गवर्नमेंट है, सरकार के नियम हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, IRDA है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। किस प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन हुई है? जैसे कि पहले ही बताया है कि फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम इन सेवर टू इन्वेस्टर। तो ये जो सिस्टम है ये लिंक प्रोवाइड करता है सेवर और इन्वेस्टर के बीच में। जब फंड्स को सेवर से इन्वेस्टर की तरफ फ्लोट कर दिया जाता है तो इन्वेस्टर क्या करता है? उस धन को इन्वेस्ट करके कैपिटल को फॉर्म करता है, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इट डील्स विथ फाइनेंशियल असेट्स। ये जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है ये बहुत सारी फाइनेंशियल असेट्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर बनाया गया है जिसकी सहायता से धन को एकत्रित किया जाता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। इसके अलावा कुछ लंबे समय के सिक्योरिटीज़ होती हैं और कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो ये सभी फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के बिना ये सिस्टम नहीं चल सकता, फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चल सकता। मध्यस्थ होने ज़रूरी हैं। तो वित्तीय मध्यस्थ कौन कौन से हैं? जिसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस शामिल हो जाते हैं, जिसकी सहायता से फंड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये है
जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी विशेषताएं। नाउ वी कवर अ वेरी important topic which is very much important from your examination point of view, that is component of financial system। यानी कि कौन कौन से घटक हैं या कौन कौन से फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले आपके सामने जो स्लाइड में दिखाया जा रहा है वो क्या है, वो एक चार्ट शो हो रहा है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं। सबसे पहले अगर हम कवर करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स, देन देन आपके आ जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और फोर्थ पर कवर करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सभी को फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, जिसके बिना फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चल सकता। और सबसे बड़ी बात है कि ये चारों हिस्से जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, जितना स्ट्रांगली वर्क करेंगे, उतने ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। अब इसमें क्या क्या आता है ये हमने सबसे पहले देखना है। सबसे पहले इसमें हमने जैसे कि चार्ट में दिखाया गया है वो क्या है, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर दो तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया है। वो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दो हिस्से बना दिए गए हैं, एक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स, और कमर्शियल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इन सब बैंक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। कमर्शियल बैंक्स को आगे और डिवाइड कर दिया गया है, यह है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, वो हैं ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, और ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यानी कि हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर काम करते हैं। अगला है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंडर जो हम कवर कर रहे हैं वो है दो मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स जो जहाँ पर रहकर जो एक ऐसा स्थान देती हैं जिस स्थान पर रहकर जो फंड्स का आदान प्रदान किया जाता है। ये हैं, पहला है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहते हैं और कैपिटल मार्केट को हम लॉन्ग टर्म मार्केट भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट में हमारे पास आगे जो फर्दर मनी मार्केट डिवाइड है वो है कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल बिल्स। इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट है इसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। थर्ड पॉइंट जो इसका कंपोनेंट है वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनकी सहायता से धन को इकट्ठा किया जाता है। दो तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं जिनको हम फाइनेंशियल असेट्स भी कहते हैं, वो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और अगर डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से देखें तो प्राइमरी सिक्योरिटीज़, सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ एंड इनोवेटिव सिक्योरिटीज़ इसमें शामिल की जाती हैं। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरह की सर्विसेज वित्त से संबंधित प्रोवाइड की जाती हैं, ये दो तरह से आगे इसका डिवीजन है, एक है फंड बेस्ड और एक है आपकी फीस बेस्ड। फंड बेस्ड सर्विसेज में लीजिंग, हायर परचेज एंड फैक्टरिंग को शामिल किया गया है। फी बेस्ड में मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग एंड मर्जर्स को शामिल किया गया है। इन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, कि ये फाइनेंशियल
इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स represents the financial claim of investors on issuer. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो असेट्स हैं जिसे कि एक सेवर अपने फंड को इन्वेस्ट करते हुए खरीदता है और उस सेवर के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स असेट्स बन जाती हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्टर है जिसकी सहायता से, जो कि धन इकट्ठा कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या किसी और तरीके से धन ले रहा है, दूसरे व्यक्तियों से या इंस्टीट्यूशन से, जहाँ से भी धन इकट्ठा कर रहा है, उसके बदले में जो इंस्ट्रूमेंट उसे जारी करता है उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो प्रपत्र उन देता है, जो प्रूफ है इस बात का कि इन्वेस्टर ने धन सेवर से लिया है, ठीक है। तो ये जो फंड है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सेवर के लिए असेट बन जाता है और इन्वेस्टर के लिए, जो सेवर है, जो इन्वेस्ट कर रहा है अपना, जो बाकी कैपिटल फॉर्मेट कर रहा है, जो बोरोवर है, उसके लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी। जो बोरो कर रहा है धन को दूसरे से इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके। सो इट रिप्रेजेंट्स द क्लेम ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन इशूअर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक क्लेम बता रहा है कि इन्वेस्टर ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है किससे, और ईश्वर के ऊपर वो क्लेम करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कि इन्वेस्टर ने जितना पैसा इस इंस्ट्रूमेंट में लगाया है, ईश्वर उसे, जो भी मैच्योरिटी डेट है उस पर उसे उसकी वापसी करेगा। द इशूअर रेजेस फंड्स बाय इशूइंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी कहा गया है जो भी इशू करने वाली संस्था है वो धन की प्राप्ति करना चाह रही है, वो उधार लेना चाह रही है या किसी भी और फॉर्म में धन की प्राप्ति करना चाह रही है, तो वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर फाइनेंशियल हेल्प ले सकती है। These are also called financial assets. These can be in the physical form or in डीमैट फॉर्म। आज सभी कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि भी जो भी अपना शेयर्स या डिबेंचर्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अपना इशू करती हैं ताकि वो धन को, पूंजी की प्राप्ति कर सके, उसे वो फिज़िकल फॉर्म में ना होकर डीमैट फॉर्म में इशू करती हैं। यानी कि जो व्यक्ति इन शेयर्स में या इन डिबेंचर्स में अपना पैसा लगाएगा उसे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी है। और ये पहले कैसे होता था? पहले ये शेयर्स या डिबेंचर्स फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, एक व्यक्ति को भेजे जाते थे, लेकिन आज के समय में डीमैट अकाउंट ओपन करके इसे डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। दीज इंस्ट्रूमेंट में बी नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल। इन्हें आप दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और नहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। These all are the characteristics of financial instruments. अगली जो आपको स्लाइड दिखाई जा रही है, ये देखिए, इसमें कुछ फिज़िकल फॉर्म में जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से इशू किए जाते हैं, ये कुछ नमूने हैं, उसके सैम्पल्स हैं कि किस तरह से कंपनीज़, कॉरपोरेट्स जो हैं या जो भी गवर्नमेंट है, किस तरह से ये बॉन्ड्स होते हैं, ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। Now we are covering here next topic, that is type of financial instrument. किस तरह से कितनी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टाइप है वो सबसे पहले है शेयर्स। शेयर्स क्या हैं? शेयर्स is referred to as a unit of ownership which represents an equal proportion of a company's capital. शेयर क्या है? ये संस्था की पूंजी का एक हिस्सा है। संस्था की जो कैपिटल होती है उसे बराबर मूल्य के बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। इसे खरीदने वाला कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। और खरीदे हुए हिस्से पर उस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? उसे आय प्राप्त होती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं।
इसे बाजार में बेचने का भी उसे अधिकार होता है, साथ ही साथ उस पर उसे वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है। एक संस्था के जो भी आंतरिक मामले हैं उनमें वोटिंग राइट्स भी उसे मिल जाते हैं। तो शेयर क्या है? अ शेयर एंटाइटल्स द शेयर होल्डर्स टू एन इक्वल क्लेम ऑन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ कंपनी। देयर आर majority of two kinds of share. First is equity share and second is preference shares. हमारे पास जो ज़्यादातर जो शेयर्स होते हैं वो दो ही तरह के हैं। एक है जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर, और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि प्रेफरेंशियल नेचर के होते हैं, यानी कि उनका प्रारंभिक अधिकार होता है। किस तरह का प्रारंभिक अधिकार होता है? उनको दो राइट्स होते हैं। नंबर 1, टू गेट डिविडेंड बिफोर पेइंग टू इक्विटी, यानी कि समता अंशों पर जो डिविडेंड दिया जाना है उससे पहले किसको डिविडेंड दिया जाएगा, वो है प्रेफरेंस शेयर्स। और सेकेंड जो अधिकार है इनका वो है, दे हैव ऑल्सो प्रेफरेंशियल राइट टू रिटर्न बैक एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब भी समापन का समय आता है और पूंजी की वापसी होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पर भी इक्विटी शेयर्स से पहले का अधिकार मिला हुआ है कि इक्विटी शेयर्स को जो पूंजी की वापसी से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को का पैसा वापस किया जाएगा। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो अधिकार उन्हें मिल गए हैं। परंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, प्रेफरेंस शेयर्स को किसी भी तरह के मामले में, संस्था के किसी भी तरह के मामले में कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता। तो ये इसका जो है जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये इनका एक बेसिक मीनिंग है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डनरी शेयर्स। नंबर 1, इक्विटी शेयर्स को हम साधारण शेयर भी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, इक्विटी शेयर को रियल ऑनर को खरीदने वाला व्यक्ति रियल ऑनर होता है, यानी कि उसे वास्तविक स्वामी माना जाता है, जो कि कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा होगा। एंड दीज शेयर्स आर वेरी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स। ये वो शेयर्स हैं जो बहुत ही कॉमन, सबसे कॉमन सब टाइप के शेयर्स हैं। और इक्विटी शेयर्स को क्योंकि रियल ऑनर माना जाता है तो उन्हें वोटिंग राइट भी दिया जाता है। जहाँ जहाँ शेयर्स होल्डर्स को अधिकार वोटिंग राइट मिला है वहाँ पर ये इक्विटी शेयर्स ही अपने इस अधिकार को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इनको आय होती है वो डिविडेंड की फॉर्म में होती हैं और इनके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में भी खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो है डिबेंचर। डिबेंचर क्या है और ये किस तरह से शेयर से डिफ़र करता है? शेयर होल्डर को अगर हम स्वामी मांग रहे हैं कॉरपोरेट का, यानी कि वो यदि पूंजी में लगाता है, शेयर कैपिटल में लगाता है तो वो उसका स्वामी बन जाता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है तो वो उसका क्या बनता है? उसने कंपनी को डेट दिया है, उधार दिया है, और जो कुछ समय के बाद, जो भी फिक्स मैच्योरिटी टाइम है, उस समय के बाद उसके पैसे को वापस कर दिया जाएगा। तो डिबेंचर्स आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू इशू द लोन। यदि वो लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट हैं, तो वो डेट सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। द लोन इज़ इशूड टू कॉरपोरेट्स बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे इशू किया जाता है? जो इसकी आय है, यानी कि जो व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करेंगे उन्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर्स जो हैं
वो IOU का भी काम करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी काम करते हैं बिटवीन इशूअर एंड परचेजर. Companies use debentures when they need to borrow the money at a fixed rate of interest for its expansions. कंपनीज कब इशू करती हैं डिबेंचर्स? जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है और वो उधार लेना चाहती हैं, तो उस वक्त एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर्स को जारी कर दिया जाता है. एंड दीज हैव मैनी टाइप्स. ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्या से है? वो डिबेंचर्स हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, जिनके पीछे कोई मॉर्गेज किया गया है असेट को, ठीक है. और अनसिक्योर्ड, जिसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है. रजिस्टर्ड एंड बियरर. रजिस्टर्ड एंड बियरर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड वो जो कि फर्म की यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्टर में दर्ज कर दिए जाते हैं, वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं. तो जिस नाम से जो एड्रेस पर दर्ज किया जाएगा डिबेंचर, उसी व्यक्ति को इंटरेस्ट दिया जाएगा. और बियरर डिबेंचर्स क्या है? जो कि रजिस्टर में नहीं दर्ज किए जाते, बल्कि वो नेगोशिएशन से ही जिनको जो उसका बियरर है उसे ही डिविडेंड दे दिया जाता है, और ये आर्म ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र हो जाते हैं. देन आते हैं आपके कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो कुछ समय के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी शेयर्स में. लेकिन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से हैं? जो कि कुछ समय के बाद इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते, जिनकी मैच्योरिटी के टाइम पर पेमेंट कर दी जाती है. तो ये इस प्रकार से डिबेंचर्स के टाइप्स हैं. ये आपके अगली स्लाइड में भी दिया हुआ है, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें. अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की. अ वेरी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. सरकारी जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कैसे इशू की जाती हैं, और गवर्नमेंट को उसका क्या बेनिफिट मिलता है. नंबर 1, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर इशूड एट फेस वैल्यू. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैसे इशू की जाती हैं? फेस वैल्यू पर इशू की जाती हैं. Government securities carry a sovereign guarantee and here have zero risk of default. सबसे बड़ी बात, सरकार पीछे है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर ज़ीरो रिस्क रहता है, क्योंकि सरकारी जो प्रपत्र होते हैं उनकी वापसी अवश्य है, इसलिए उस पर कोई भी रिस्क नहीं होता. इन्वेस्टर कैन सेल दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट से इशू हुआ, यानी कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इशू किया, ठीक है, और उसे बाद में जाकर आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, आगे किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर पेड ऑन इट्स फेस वैल्यू. यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट दे रही है तो वो अपनी फेस वैल्यू के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकती है. The interest payment on these government securities does not attract TDS. इंटरेस्ट जो पेमेंट होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है TDS जो है नहीं काटती है. Then government securities can be held in डीमैट फॉर्म. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए भी आजकल ज़रूरी हो गया है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डीमैट फॉर्म में रखी जाएं. The interest rate on government security is fixed for the entire tenure of the instrument and cannot be changed during its tenure. जितने भी समय के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता. और जो रिडम्पशन का टाइम आता है तो फेस वैल्यू पर मैच्योरिटी डेट पर फेस वैल्यू पर उसे रिडीम कर दिया जाता है. और मैच्योरिटी पीरियड जो इसका है वो कितना है? 2 साल से लेकर 30 ईयर्स तक, तो लंबे समय के लिए इशू कर दी जाती हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं दीज क्वालिफाई एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन्वेस्टमेंट्स. बैंक के लिए SLR रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी है, तो SLR को मेंटेन करने के लिए बैंक्स धन को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर देते हैं. ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं शॉर्ट टर्म और एक होती हैं हमारी लॉन्ग टर्म. अब
कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कवर कर रहे हैं, वो है सबसे पहले ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? दीज ऑल आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। और इसे कौन इशू करता है? इसे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। और कितना इसका मैच्योरिटी टाइम होता है? दीज आर इशूड लेस दैन 1 ईयर। 1 साल का ही इनको समय मिलता है। 1 साल से कम समय के लिए ट्रेजरी बिल्स को इशू किया जाता है। जैसे 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल इशू किया, या 180 डेज़ का ट्रेजरी बिल इशू किया, या 364 डेज़ का ट्रेजरी बिल इशू किया। तो इस ट्रेजरी बिल को इशू करने का पर्पस क्या होता है? यह जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म ज़रूरत को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें इशू करती है और आरबीआई की सहायता से इसे बेचा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पर फेस वैल्यू पर पे कर दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ट्रेजरी बिल में जो इन्वेस्ट करता है तो उसकी इनकम क्या होती है, वो क्या आय अर्जित करता है, वो है फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू का डिफरेंस। मान लीजिए अगर ट्रेजरी बिल की फेस वैल्यू 100 रुपये है और गवर्नमेंट उसे 90 रुपीज़ पर इशू कर रही है, डिस्काउंट 10 रुपीज़ पर, तो जो 10 रुपये आएगा, जो दोनों का डिफरेंस है, वो ट्रेजरी बिल की आय मानी जाएगी। अगली जो असेट है यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, वो है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ही हिस्सा है और ये भी शॉर्ट टर्म बिल्स हैं जो कि 91 डेज़ के से कम समय के लिए इशू किए जाते हैं। और क्या रिकवर करते हैं, क्यों इशू किए जाते हैं? ये सरकार की कैश नीड्स को कवर करते हैं। यदि सरकार को कैश की आवश्यकता होती है तो वो क्या इशू कर देती है? कैश मैनेजमेंट बिल्स को इशू किया जाता है। इसका भी इशू करने का ढंग ट्रेजरी बिल के समान ही है। ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और मैच्योरिटी पर जो रीपेड है वो फेस वैल्यू पर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो पहले से ही मैच्योरिटी टाइम फिक्स कर दिया जाता है, तो ये डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जाती हैं। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स issued by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। फिर यही बात आ जाती है, गवर्नमेंट इशू कर रही है, लेकिन इसके किसके थ्रू इशू किया जा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेल्प से इशू किया जा रहा है। एंड दीज बॉन्ड्स हैव अ प्री डिटरमाइंड और फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट। इसका मेच्योरिटी डेट पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स को ऑक्शन के थ्रू भेजता है। ऑक्शन भी होती है, नीलामी की जाती है और जो प्राइस फिक्स कर दिया जाता है उस प्राइस पर इसे बेच दिया जाता है। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैन बी इशूड एज बॉन्ड्स विद अ कॉल और पुट ऑप्शन। इसके अलावा इसमें कॉल और पुट ऑप्शंस का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं ये मोस्टली जो है लॉन्ग टर्म के लिए इशू की जाती हैं और जिसमें 6 मंथली इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब ये डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है फिक्स्ड रेट डेटेड बॉन्ड्स और दूसरे होती हैं फ्लक्चुएटिंग रेट डेटेड बॉन्ड्स। फिक्स्ड रेट डेटेड बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर फिक्स रेट से डिविडेंड इंटरेस्ट दिया जाता है और इस इंटरेस्ट रेट को कभी भी बदला नहीं जाता और मैच्योरिटी के जब भी पे किया जाता है उस फिक्स रेट से ही इंटरेस्ट को पे किया जाता है। बट फ्लक्चुएटिंग रेट क्या होती है? जिसे कि गवर्नमेंट कुछ समय के बाद परिवर्तित कर सकती है। तो ये 2 प्रकार से डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास सिक्योरिटी है वो है स्टेट डेवलपमेंट लोन सिक्योरिटीज़, और जिनको हम स्टेट डेवलपमेंट डेट सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती हैं। और किस फॉर्म में इशूज़ करती हैं? टू कलेक्ट द लोन्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस और द पब्लिक। ठीक है,
तो इसका जो बेसिकली पर्पस क्या है, द पर्पस इज़ टू मीट बजट डेफिसिट्स एंड बजटरी रिक्वायरमेंट्स। अपनी बजट डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए और अपनी बजटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के लोन सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं। और इसको भी इशू कौन करता है, ये सिक्योरिटीज़ भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प से इशू की जाती हैं, लेकिन इसको भी ऑक्शन के थ्रू इशू किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट जो है वो फेस वैल्यू पर पे किया जाता है और इंटरेस्ट 6 मंथली जो है हाफ ईयरली पे किया जाता है एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज़ रीपेड ऑन मैच्योरिटी। सो दीज ऑल आर द सिक्योरिटीज़ विच आर कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसमें हमने कुछ शॉर्ट टर्म कवर की हैं, कुछ हमने लॉन्ग टर्म कवर कर ली हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो ये आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आज हमने जो कवर किया है वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ अदर सिक्योरिटीज़ भी कवर करेंगे और उसके बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे।